नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालोदाबाजार जिले से है, जहां ओडान में गोंडवाना समाज के द्वारा आदर्श विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा बूढ़ादेव, रानी दुर्गावती और शहीद वीर नारायण सिंह के प्रतिमाओं पर लोकार्पण और पूजा अर्चना कर किया गया, जहां आपको बताते चले कि उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी उनकी ओर से अर्पित की गई और इसके बाद मंच पर पहुंचकर उन्होंने आदर्श विवाह में शामिल 28 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जानकारी देते चले कि इस आयोजन में समाज की परंपराओं और सामूहिक विवाह के संस्कृति की झलक देखने को मिली और जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज की मांगों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने पलारी में गोंड समाज में सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए, तो वहीं ओडान में नव लोकार्पित स्थल के विकास के लिए भी 25 लाख रुपए की घोषणा की। तो वहीं आपको बताते चले कि उनकी ओर से तमाम घोषणाएं की गई। करते हुए और आज हम आते के साथ सबकर ले पहले प्रदेश के अध्यक्ष, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ओडान की इस पावन भूमि में गोंड समाज के द्वारा रानी दुर्गावती जी और शहीद नारायण सिंह जी की मूर्ति जो खुद अपने पैसे से लोग बनवाए हैं, उसका अनावरण हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस महासम्मेलन में 28 जोड़ों का सामूहिक शादी हुआ है। उन 28 जोड़ी को भी बहुत बहुत बधाई। उनके नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामना, उनका नव दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और आज इस समारोह में हमें बुला, इसके लिए पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कवर्धा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगनी रानी अवंतीबाई लोधी की 168वीं शहादत दिवस के अवसर पर सेमरिया गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और जहां इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, तो वहीं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी उपस्थित हुए। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम के दौरान रानी अवंतीबाई की वीरता और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पूरे तरीके से दर्ज है और उनकी वीरता से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन विस्तार को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि पंचायत समितियों और बूथ समितियों का भी गठन तेजी से किया जा रहा है और जहां जिला स्तर की प्रक्रिया पूरे तरीके से होने के बाद अब ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर पर भी समितियां लगभग तैयार हो चुकी हैं और जहां इस संगठनात्मक ढांचे के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलने, तो वहीं चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की भी दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और जहां उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि पार्टी हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अभी पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बन रहा है। जिला अध्यक्षों की संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और इसके बाद कांग्रेस पार्टी निचले पायदान पर अब पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बनाने जा रही है। इसके तहत गांव चलो अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है। मैं स्वयं बस्तर से शुरुआत कर और अब कल से रायगढ़, महासमुंद, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़ और आज जसपुर जिले में आए हैं, जहां स्वयं जाकर मैं बूथ कमेटी बना रहे हैं और तमाम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि बूथों में जाए, बूथ कमेटी बनाए और संगठन को मजबूत करें। जो पार्टी के लिए समय दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा। बशर्ते इस समय पार्टी को मजबूत करने का समय है और लगातार मजबूत कर रहे हैं और सरकार की हम कमियों को, उनकी नाकामियों को, उनकी फेलियर को हम जनता तक, निचले स्तर तक पहुंचाने का काम निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग से है, जहां प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया है। जानकारी देते चले कि सरगुजा और कांकेर में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। तो वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 थाना प्रभारियों सहित भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने की चर्चा सामने आने के बाद शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया, तो वहीं जिसके चलते उन्होंने यह घेराव किया। हालांकि जानकारी देते चले कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इन खबरों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों को हटाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय उनकी पात्रता के अनुसार तय किया जाएगा। तो वहीं इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने शिक्षकों से बातचीत कर आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट से बोल रहा हूँ कि कहीं कोई चिट्ठी हमने नहीं जारी किया। बहुत पहले जब हम विधायक थे तो सब प्रकार के शिक्षक लोग लगा अनुशंसा लिख दो भैया लिख दो। हमारे कई सांसदों का, कई विधायकों का चिट्ठी दिखा, आप भी लिख दीजिएगा। तो एक उस समय सहानुभूतिपूर्वक हमने जरूर चिट्ठी लिखा होगा, लेकिन मैं उसमें लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ मैं नहीं जानता उस विषय को। दूसरी बात ये है कि अतिथि शिक्षक जो है ये वनांचल, दूरस्थ अंचल, ग्रामीण अंचल जहाँ पे शिक्षक भर्ती होता है और वहाँ पे वो पढ़ाने नहीं जाता, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने विद्या मितान के रूप में स्थानीय लेवल पे भर्ती की गई थी। बाद में उसको राज्य अतिथि शिक्षक के रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था और पहले 18,000 रुपये एक मुश्त राशि उनको दी जाती थी और अभी 20,000 रुपये हम उनको दे रहे हैं। सर, हमारी प्रमुख मांग है हमारा संविलियन करना, जो हम पिछले 10 सालों से बोलते आ रहे हैं, जिसपे हमारी नियुक्ति से लेकर आज तक कुछ न कुछ संशोधन होते आए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है सर। ना हमको छुट्टी की पात्रता दी जाती है और ना 12 महीने का सैलरी दिया जाता है। गर्मी में काम पूरा 12 महीना करते हैं, लेकिन हमको किसी प्रकार की पात्रता नहीं दी जाती है। तो जो विधानसभा में प्रश्न जो उठा था, जिसमें निकाल देंगे ऐसा वाला प्रश्न आया था, जिसके लिए हम आज शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे और उन्होंने बोला कि वो भूल से वो हो गया था, जो अधिकारी थे उनको गलत जानकारी दिए हैं। हमारा मुख्य मांग है सर, नियमितीकरण मांग है। हम लोग अतिथि शिक्षक है, 2016 से वर्क कर रहे हैं उस बिहार क्षेत्र में, आदिवासी अंचल क्षेत्र में, नक्सलाइट क्षेत्र में, जहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं रहता है, पुलिस प्रशासन नहीं जाता है, वहां हम जाकर के शिक्षा का जोत जला रहे हैं और लोगों का, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं सर। परंतु सरकार जो हम उसका काम कर रहे हैं, वही सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करी है। विधानसभा में प्रश्न उठता है कि अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि जैसे ही शिक्षक भर्ती होगा और इनको हम लोग ख़त्म कर देंगे, जबकि मोदी की गारंटी में हम लोगों को था कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे। और यही सरकार थी जो हमारे, जब कांग्रेस का शासनकाल था उस समय हमारे आंदोलन में जाती थी और बैठ करके कहती थी जैसे ही हम लोग आएंगे और आपका नियमितीकरण। अब खबर बस्तर से है, जहां ऐतिहासिक और प्राकृतिक धारा उस समय गौरवशाली क्षण की साक्षी बन जाती है जब बस्तर के हेरिटेज मैराथन 2026 में उत्साह का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जल प्रताप तक आयोजित इस मैराथन में 9,800 से अधिक पंजीकृत धावकों ने भाग लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बस्तर में बढ़ती शांति, विकास और पुनर्वास की नीतियों की सफलता का प्रतीक बनकर उभरी है। जहां 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में आयोजित इस मैराथन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं समापन समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी विजेताओं को बधाई दी। अब खबर धमतरी से है, जहां क्षेत्र नवरात्रि के अवसर पर माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के मोहेरा गांव में जंगल में स्थित
निरई माता का दरबार विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ माता साल में केवल एक बार यानी कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम रविवार को दर्शन देती हैं और जहां यह दरबार मात्र 5 घंटों के लिए ही खुलता है। तो वहीं यह भी बता दें कि इस दौरान दूर दराज से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ माता की प्रतिमा अदृश्य मानी जाती है और बिना तेल और घी के ज्योति अपने आप ही प्रज्वलित होने की मान्यता है और जिसे भक्त दैवीय चमत्कार मानते हैं। तो वहीं निरई माता का यह मंदिर पहाड़ी गुफा में स्थित है और जहां पूजा के लिए केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है। तो वहीं स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले स्थापित इस स्थल से जुड़ी कथा में बताया जाता है कि माता एक पुजारी बेगा से प्रश्न होकर उसे दर्शन देती हैं, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने महिला के प्रवेश पर रोक लगा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां नवरात्रि के दौरान महिला और बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा पिंक पेट्रोल अभियान भी शुरू किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य मंदिरों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, तो वहीं उन्हें अपराधों के प्रति जागरूक करना है। जहां अभियान के तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया, तो वहीं जिससे कि तुरंत मदद मिल सके। तो वहीं यह पिंक पेट्रोल यूनिट शहर के तीनों जोनों में तैनात की गई है, जहां प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक स्कूलों, कॉलेजेस और धार्मिक स्थलों के आसपास ये गश्त करती हैं और जहां टीम का मुख्य फोकस अप्रिय घटनाओं को रोकना, तो वही संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना है। जहां रायपुर की पुलिस की यह पहल न केवल त्योहार के दौरान सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा और पुलिस के प्रति विश्वास को भी बढ़ाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां वन मंडल के अंतर्गत युवान पहल के तहत रविवार को छुइया बांध में पक्षी दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि 10 प्रतियोगियों के दल ने हिस्सा लिया। तो वहीं पक्षी विशेषज्ञ हेमंत वर्मा ने प्रतिभागियों को पक्षियों की पहचान के विभिन्न तरीके सिखाए और जहां इस दौरान 45 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान भी की गई है और जिसमें कि यूरेशियन कूट, तो वहीं व्हाइट ब्रेस्टेड के साथ साथ वाटर हैन और ब्लैक विंड स्टील्स जैसे भी जलीय पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। और जानकारी देते चले कि इसके अलावा तमाम ऐसी प्रजातियां जिसमें कि यूरेशियन विजन, ग्रे फ्रैकोलिन, तो वहीं लॉफिंग डव के साथ साथ एशियन कोयल और व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और ब्लैक काइट जैसे पक्षियों का भी इसमें परीक्षण किया गया है, जहां उन्हें देखा गया तो वही परखा गया। तो साथ ही साथ बताते चले कि बरनावापारा में आज से 25 मार्च तक इको टूरिज्म और छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 30 पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जहां भारत सरकार की रैंप योजना के अंतर्गत CSIDC के बैनर तले NIMSME के हैदराबाद के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, तो वहीं पर्यटन से जुड़े उद्यमियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। जानकारी देते चले कि प्रशिक्षण में एडवेंचर, इको, सांस्कृतिक, ग्रामीण पर्यटन, तो वहीं होम स्टे जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी और जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वयं रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जा सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुजनगर तहसील के साहू संघ युवा प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला और तहसील साहू संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरजपुर तहसील साहू संघ युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ललित कुमार साहू ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में साहू समाज सूरजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक राम कृपाल साहू उपस्थित रहे और जहां बैठक में स्वजातीय युवाओं के बीच जागरूकता और एकता बनाए रखने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो साथ ही साथ प्रदेश स्तरीय मां कर्मा जयंती मनाने पर भी विचार विमर्श किया गया।
अब खबर अंबिकापुर से है, जहां संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की दर्दनाक मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। जी हां, आपको बता दें कि घटना से 2 दिन पहले की बताई जा रही है और जहां 14 हिरणों की मौत हुई थी, लेकिन तब कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया और अब तक माफ कीजिए, अब एक और हिरण की मौत हो गई है और जिससे इस समस्या की गंभीरता सामने आई है। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि मौतों का कारण आवारा कुत्ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विभाग साक्ष्य छुपाने में लगा हुआ है और कुछ अधिकारियों के द्वारा हिरणों को भी नुकसान पहुंचाया गया होगा। जहां जांच के लिए वन मंडलाधिकारी अभिषेक जोगवत मौके पर पहुंचे और जहां एसडीओ की अध्यक्षता में जांच दल का भी गठन किया गया है। तो वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये देखिए, संजय पार्क में ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है और इसमें 14 हिरन की डेथ हुई थी डॉग बाइट से। यहाँ पे ये पार्क के पास में जो एरिया है वहाँ से 4 आवारा कुत्ते आ गए थे। परसों रात को 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। उसके बाद में जो हिरन का बाड़ा है उसके अंदर घुस गए थे और उसमें हिरन जो थे उसमें 14 हिरन को उन्होंने इंजर्ड कर दिया था, जिसकी बाद में फिर कार्डियक शॉक से डेथ हो गई थी। और कल फिर इसका विधिवत एसओपी फॉलो करते हुए इसको पोस्टमार्टम करा के उनको जलाया गया था और उसी में से एक हिरन जो कल इंजर्ड था, आज उसका 10:30 बजे उसका डेथ हुआ। तो टोटल 15 हिरन का इसमें डॉग बाइट से डेथ हुआ। अब खबर रायपुर से है, जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गुडियारी पुलिस ने रामनगर चौकी क्षेत्र में सरेआम धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पहली घटना गोपाल नगर इलाके की बताई जा रही है, जहां हाथीराम मंदिर के पास 22 वर्षीय आरोपी राहगीरों को चाकू दिखाकर धमका रहा था। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा गया। तो वहीं हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई रेलवे पटरी के पास की बताई जा रही है, जहां 18 वर्षीय युवक चाकू के दम पर इलाके में दहशत फैलाता हुआ देखा गया। तो वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जहां दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर दुर्ग रेलवे स्टेशन से है, जहां आरपीएफ ने अवैध वेंडरों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें कि कुल 15 अवैध वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 50,000 रुपए की खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। तो वही प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से रखे गए सामान जो कि यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे, उसे भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी देते चले कि जब्त की गई सामग्री में 2,940 पानी की बोतल्स, तो वही 96 फ्रूटी, तो साथ ही साथ 91 चिप्स के पैकेट भी शामिल हैं। जानकारी देते चले कि इसके अलावा केले, अंगूर और खीरे के कैरेट भी जब्त किए गए हैं और ये सारी सामग्री अब पार्सल कार्यालय दुर्ग को सौंप दी गई है। जहां आपको बता दें कि आरपीएफ ने यह भी कहा है कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुज नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी बंटी सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि घटना के अनुसार 14 मार्च को 17 वर्षीय छात्रा जो कि 12वीं की परीक्षा देने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन वह परीक्षा के बाद घर वापस नहीं लौटी और जहां परिजनों ने उसके तलाश को शुरू कर दिया, तो वहीं लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिल सका तो अपहरण की आशंका जताई गई और जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को शुरू कर दिया। छात्रा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर संदिग्ध कार की भी जानकारी मिली है और जिससे कि आरोपी तक पहुंच बनाई गई। जानकारी देते चले कि आरोपी ने यह भी कहा है कि
कि उसकी छात्रा से इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई थी और फिर वह उसे अपने साथ ले गया और जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि उसे न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया। सूचक 14/3/2026 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया है, जिसके लिखित आवेदन पर थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 67/26 धारा 337(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। किस तरह से आप लोगों के द्वारा पता किया गया और लड़की कहाँ से बरामद हुई? विवेचना के क्रम में शुरुआत में जहां से लड़की को अपहरण किया गया था, वहां उस गांव के पूरे लगभग 30 से 40 सीसीटीवी कैमरा को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में एक अज्ञात संदिग्ध कार दिखा। कार के सामने में एक छोटा सा झंडा लगा था। उसी झंडा ही हम लोग को एक क्लू के तौर पे काम आया और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ से नागपुर टोल प्लाजा में पता किए। नागपुर टोल प्लाजा के जो मैनेजर सर हैं वो उन्होंने हम लोग को अच्छा सपोर्ट किया और संबंधित कार का डिटेल हम लोग को निकाल के दिया। उसके बाद हम लोग कटनी के टोल प्लाजा में संपर्क करके वहां के टोल प्लाजा से भी उस कार के संबंध में डिटेल प्राप्त करके आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग आगे निकले। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।